हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। प्रीवियस लेक्चर में हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को स्टार्ट किया था, वहाँ पे पूरा प्रोसेस देखा था। आज के इस लेक्चर में हम शेड्यूल्स एंड पार्ट्स को देखेंगे। शेड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, पार्ट्स कितने हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें हैं, वो सब डिटेल में आज कवर करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आज इस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अगर बात करूं तो कितने सेक्शंस थे? 103 सेक्शंस थी। 4 हमारे पास क्या था? 14 हमारे पास पार्ट्स थे और 5 हमारे पास शेड्यूल्स थे। कैसे याद किया था? SPSA, सेक्शंस, पार्ट्स, शेड्यूल्स। 103, 4 एंड 5, 103, 14 एंड 5, इस तरीके से याद किया था। सेक्शंस कितने हैं? 103, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। देखो 103 सेक्शंस याद करना इज़ नॉट पॉसिबल। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आज हम वही पढ़ेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगी वही चीज़ें हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल्स देखते हैं। हमारे पास शेड्यूल्स कितने हैं? हमारे पास शेड्यूल्स हैं टोटल 5। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन सी होती हैं? राज्यसभा की सीट्स, है ना, राज्यसभा की सीट्स होती है ना। सेकेंड पार्ट की बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई हैं बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर एंड जम्मू। ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। उधमपुर के अंडर कौन कौन सा एरिया है? उधमपुर, डोडा एंड कठुआ। जम्मू के अंडर कौन कौन सा है? पुंछ, राजौरी एंड जम्मू। तो ये चीज़ें जो हैं सेकंड शेड्यूल्स में दी गई हैं। थर्ड शेड्यूल की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कौन सी होगी? MLAs हो गए हमारे, है ना, याद रखना। राज्यसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, MLA हो गया। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या हो गया? लोकसभा, है ना। उसके बाद है शेड्यूल 4 में क्या दिया गया है? ओथ्स एंड अफर्मेशन। ठीक है, ओथ दी गई है। सो उसके बाद है हमारे पास शेड्यूल 5 जिसमें कि सेंट्रल लॉज दिए गए हैं। कितने हैं, कितने एप्लीकेबल रहेंगे? 106 जो सेंट्रल लॉज हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे JNK UT के अंडर। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि 166 जो है हमारे पास स्टेट लॉज जो है स्टिल एप्लीकेबल हैं, जो पहले हमारे स्टेट लॉज थे JNK UT के। उसके बाद 153 जो है स्टेट लॉज जो हैं उनको रिपील कर दिया गया है, उनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, कितने हैं? 106 सेंट्रल लॉज लगेंगे। स्टेट लॉज कितने हैं? 166। अगर हम रिपील की बात करें कितने रिमूव किए गए? 153। उसके बाद है शेड्यूल्स, पहले पढ़ा हमने हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज़ राज्यसभा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी हमारे पास लोकसभा। फिर बस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, MLAs आ गए इसमें। उसके बाद ओथ्स की बात की गई है, उसके बाद लॉज की बात की गई है। ठीक है, ये कुछ शेड्यूल्स हैं हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास? 5 शेड्यूल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं 2019 के पार्ट्स की। कितने पार्ट्स थे हमारे पास? 14 पार्ट्स थे एंड हमारे पास सेक्शंस कितनी थी? 103। ठीक है, पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में है हमारे पास प्रीलिमिनरी। ठीक है, प्रीलिमिनरी पार्ट फर्स्ट है। सेक्शंस हैं इसके अंदर 1 एंड 2। फर्स्ट सेक्शन की बात करें उनमें टाइटल्स दिए गए हैं, क्या क्या टाइटल्स रहते हैं। सेकंड शेड्यूल की बात करें उनमें डेफिनेशंस दी गई हैं। जितनी भी चीज़ें आएंगी हमारी इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। कौन से शेड्यूल के अंदर? शेड्यूल सेकंड के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड कौन सा है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें आता है सेक्शन 3 जिसमें कि बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ UT ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। याद रखना, दिस इज विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ UT ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर। JNK होगा विद, लद्दाख होगा विदाउट। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है और JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। उसके बाद है हमारे पास गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे वो कौन थे? वो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है,
अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। अगर हम अमेंडमेंट करते हैं इस शेड्यूल में तो ऑटोमेटिकली कौन कौन से शेड्यूल चेंज हो जाते हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4, जिसमें कि हमने बात की गई है शेड्यूल्स में टाइटल्स की, आई थिंक लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट एंड यूटीज की बात की गई है। अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो शेड्यूल 1 है वो भी चेंज होगा। शेड्यूल 4 में चीज़ क्या दी गई है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 4 के अंडर है हमारे पास सीट्स। तो अगर हम ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं, सीट्स चेंज होंगी तो शेड्यूल 4 भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को करने में, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसको लागू करने में शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है शेड्यूल 6 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ लिखा है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी अमेंडमेंट होगी, वो भी चेंज होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 7th इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है पार्ट थर्ड में रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको बोलते हैं हम, राज्यसभा, है ना। तो ये जो है हमारे पास, ये जो पार्ट 3 है हमारे पास, दिस इज द लेंथीएस्ट। याद रखना लेंथीएस्ट पार्ट कौन सा है हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, पार्ट 3। तो इसमें 8th में क्या बोला गया है, 4th शेड्यूल भी चेंज होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 4th शेड्यूल मैंने अभी आपको बताया सीट्स के रिलेटेड बात करता है। उसके बाद है हमारे पास एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, कि कौन कौन सी सीट्स उनको एलोकेट होंगी। राज्यसभा की बात की गई है, कितनी बताई थी मैंने, डीलिमिटेशन कमीशन के अंडर बताया था कल आपको। जम्मू कश्मीर में कितनी है राज्यसभा की सीट्स, 4। लद्दाख की बात करें तो कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कौन सा होता है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की बात की गई है। रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। 11th शेड्यूल में है डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976। उसके बाद आ जाते हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की गई है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। 13th इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया गया है, एप्लीकेबल है हमारे पास आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 239 आर्टिकल ए जो है वो भी एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर में। 239 आर्टिकल के अंडर क्या लिखा गया है, जो पुडुचेरी हमारी यूटी है उसके अंडर जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं सेम उसी तरीके से जेएनके में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल 14, इसमें है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉम्पोजिशन की बात की गई है। सबसे पहले आता है 14(1). 14(1) में क्या दिया गया है, एलजी के बारे में दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी ऑफ जेएनके, ठीक है, एलजी की बात की गई है। 14(2) की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है। 14(3) की बात करें, सीट्स की बात की गई है, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की बात की गई है। 14(4) की बात करें तो पीओके वेकेंट सीट्स की बात की गई है। कितने सीट्स वेकेंट हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सीट्स के बारे में पूरी डिटेल। उसके बाद है हमारे पास 14(6) की बात की गई है। 14(6) में एससी एंड एसटी की रिजर्वेशन की बात की गई है। ये सब चीज़ें 14 सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर आएंगी, ठीक है। उसके बाद है 15, सेक्शन 15 में दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, 2 वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 16 में क्वालिफिकेशन की बात की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली की। 17 में ड्यूरेशन की बात की गई है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो बस इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं, आई थिंक 22 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट्स की बात की गई है, मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद है हमारे पास राइट्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जितने राइट्स हैं 23 सेक्शन के अंडर हैं। एंड उसके बाद है ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है सेक्शन 24 के अंडर। उसके बाद है हमारे पास
उसके बाद है 27 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, कौन से ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन होगी। 28 में डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के लॉज पे एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा है ना हमने। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो चीज़ें दी हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा यहाँ पे। उसके बाद है 30 पावर्स प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ मेंबर्स, पावर्स की बात की गई है। 31 में सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात की गई है। 32 में मैंने आपको कल भी बताया था एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात की गई है कि कौन सी पावर्स रहेंगी वहाँ पे यूटी के पास। एक्सेप्ट कौन सा है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है वो कहाँ रहेगा, सेंटर के पास, कहाँ रहेगा, सेंटर के पास। बाकी सारी पावर्स हमारे यूटी के पास होंगी। उसके बाद है, इनमें से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है 36 जो है हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं फाइनेंशियल बिल को लेकर, और 36 हो गया हमारे पास। उसके बाद है 38 असेंट टू द बिल, बिल की रिलेटेड बात की गई है। 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द अनदर नेम ऑफ बजट, ठीक है। बजट इज द अनदर नेम ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास है 47 के अंडर लैंग्वेजेस की बात की गई है। लैंग्वेजेस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाएंगी। उसके बाद है 52 के अंडर क्या दिया गया है, पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू प्रोपोगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी उस टाइम ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर्स दी गई हैं। उसके बाद है हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूटी ऑफ JNK। 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 53 सेक्शन के अंडर दी गई हैं। कितनी स्ट्रेंथ बताई थी मैंने आपको, 10%, कितने टोटल मेंबर्स ऑफ असेंबली की। उसके बाद अदर प्रोविजंस बताई गई हैं मिनिस्टर्स के, लाइक CM जो है हमारे अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद है अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को अबॉलिश किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबलीज पहले क्या होता था, यूनिकैमरलिज्म, आजकल क्या होता है, बाई कैमरलिज्म, है ना। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली को हमारा अबॉलिश किया गया। उसके बाद आती है पार्ट 4 की बारी। पार्ट 4 में क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, जिसमें कि अपॉइंटमेंट बताई है LG की, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। उसके बाद पार्ट 5 है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें कैसे 61 इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि पावर्स दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की, किस तरीके से डिलिमिटेशन ऑर्डर्स को अप टू डेट रखना है। उसके बाद बात करें तो पार्ट 6 आता है। पार्ट 6 में हमें दिया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। इसमें क्या है, 65 के अंडर शेड्यूल कास्ट के ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी, एंड 66 में किसके बात की गई है, शेड्यूल ट्राइब्स की। याद रखना 65 SC एंड 66 ST, ठीक है। उसके बाद पार्ट हमारे पास 7 आता है। पार्ट 7 में क्या है, मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है। इसमें कंसोलिडेटेड फंड आते हैं और पब्लिक अकाउंट आता है हमारे पास, कंटिजेंसी फंड आते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे। हर चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, मैं बस वही करा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 73 में क्या दिया गया है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्या बात की गई है, प्रेसिडेंट रूल की। अगर यहाँ पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ हैं यहाँ पे फेल हो जाती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा यूटी में। उसके बाद 8 की बात करें तो हमारे हाई कोर्ट आता है, ठीक है। हाई कोर्ट 75 के अंदर क्या है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन हाई कोर्ट। कॉमन हाई कोर्ट होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। उसके बाद है पार्ट 9 की बात करते हैं। पार्ट 9 में बोला गया है एडवोकेट जनरल के बारे में, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 79 याद रखना इंपॉर्टेंट है। अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज पार्ट 10 के अंडर, पार्ट 10 के अंडर है। उसके बाद पार्ट 11 कौन सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज।
उसके बाद है हमारे पास पार्ट 12 जो कि बात करता है प्रोविजन टू सर्विसेज, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है हमारे पास पार्ट 13 में प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद है ये 85 भी इम्पॉर्टेंट है, एडवाइजरी कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद है हमारे पास पार्ट 14 जो है हमारे पास लीगल एंड मिसलिनियस प्रोविजंस की बात करता है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, और इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट है नहीं है, जो है मैंने आपको बता दिए। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 370 के अंदर कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरीके से वहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था आर्टिकल 370, उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट कैरी होगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।